कहीं दूर एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ गरीब था लेकिन मेहनती था और दिल से बहुत अमीर। उसकी सबसे बड़ी दौलत थे उसके 2 बैल। एक का नाम था हीरा, जो गहरे भूरे रंग का था, तेज, समझदार और वफादार। और दूसरे का नाम था मोती, एक शांत उजले रंग का बैल, मासूम और सीधा सादा। ये कहानी है रघुनाथ और उसके इन 2 साथियों की, जो उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, परिवार थे। रोज सुबह जब गांव में सूरज की पहली किरणें धरती को छूती, रघुनाथ अपने दोनों बैलों के पास जा पहुंचता। हीरा और मोती जैसे उसे आते ही पहचान लेते। मोती धीरे से सींग हिलाता और हीरा अपनी पूंछ लहराकर उसका स्वागत करता। रघुनाथ प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता, कहता, चलो बेटा, आज बहुत काम है। और तीनों एक साथ निकल पड़ते, जैसे 3 सच्चे साथी। वो दिन भर रघुनाथ के साथ खेतों में मेहनत से काम करते। रघुनाथ के जीवन की हर धड़कन में हीरा और मोती की सांसें बसी थीं। खाली समय में वो उन्हें अपने हाथ से घास खिलाता, पानी पिलाता और उनसे बातें करता, जैसे इंसानों से करता हो। उसके लिए वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो उसके बच्चे थे, साथी थे, जीवन का आधार थे। एक दिन सुबह 2 आदमी रघुनाथ के घर आए और ऊन में से एक उसे जोर जोर से पुकारने लगा, अरे ओ रघुनाथ, रघुनाथ, ओ रघुनाथ। रघुनाथ चौंक पड़ा। उसने नजर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। रघुनाथ, बहुत दिन हो गए, अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। रघुनाथ आंगन में आया। साहूकार और उसका आदमी घर के बाहर खड़े थे। रघुनाथ ने साहूकार की आंखों में देखकर कहा, बाबूजी, इस साल फसल कुछ खास नहीं हुई, बारिश भी कम पड़ी, मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। साहूकार ने ठंडी हंसी हंसी, फिर सीधा बोला, वक्त? रघुनाथ, मैं दान नहीं करता, मैं ब्याज पर उधार देता हूं। अब या तो मेरे पैसे दे दो या फिर ये दोनों बैल मेरे साथ चलेंगे। रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें एक पल को हीरा और मोती पर टिक गईं। दोनों बैल शांत खड़े थे, लेकिन जैसे सब समझ रहे थे, जैसे अपने भाग्य की आहट महसूस कर रहे थे। रघुनाथ कुछ बोल न सका। उसकी गर्दन झुक गई और साहूकार ने फिर कहा, सोच लो किसान, वक्त बहुत कम है। उस पल रघुनाथ के दिल पर एक बोझ था और आंखों में आंसू छुपे हुए थे। उसने साहूकार की आंखों में देखा और रोते हुए कहा, बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरे हीरा मोती को ले जाएंगे तो मैं खेत कैसे जोतूंगा? ये बैल नहीं है साहूकार, ये मेरे साथी है, मेरा परिवार है। मुझ पर दया कीजिए, इनसे मुझे मत अलग कीजिए। लेकिन साहूकार की आंखों में जरा सी भी कोमलता नहीं थी। उसने मुड़कर अपने आदमी से कहा, ले चलो रे इन बैलों को। और फिर रघुनाथ की ओर देखकर बोला, जब पैसे लेकर आ जाएगा तब अपने बैल ले जाना। उस पल रघुनाथ की दुनिया जैसे रुक गई थी। हीरा और मोती शांत खड़े थे, लेकिन जैसे समझ गए हों कि आज उनका बिछड़ना तय है। साहूकार के आदमी हीरा और मोती को रस्सियों से बांधकर अपनी हवेली ले आए। हवेली बड़ी थी और उसके पीछे एक बड़ी सी गौशाला, जहां कई गायें और बैल पहले से बंधे थे। हीरा और मोती दोनों खामोश थे, न किसी से बोलते, न किसी की तरफ देखते। बस उनकी आंखें जैसे अपने मालिक रघुनाथ को ढूंढ रही हों। कभी कभी मोती हल्के स्वर में रंभाता और हीरा अपनी पूंछ हिलाकर उसकी पीठ से सट जाता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं तेरे पास। पर यह साथ भी अब खामोश हो चला था। दिन बीतते गए। साहूकार के नौकर उनसे बहुत ज्यादा मारपीट और दुर्व्यवहार करते उन्हें खेतों में जोता जाता। बिना आराम के, बिना सहारे के, गलतियों पर मार और थक जाने पर भी राहत नहीं।
कभी उनसे भारी बैलगाड़ी खिंचवाई जाती, कभी बड़े बड़े पत्थर खिंचवाए जाते हैं। रात को जो घास मिलती वो भी अधूरी होती, और इन सब के बीच वो एक चीज जो सबसे ज्यादा सलती थी, मालिक की याद। रघुनाथ की वो प्यार भरी आवाज, वो माथे पर हाथ फेरना, वो धीरे से नाम लेना, सब अब सिर्फ याद बन चुका था। उस रात हीरा और मोती हमेशा की तरह गौशाला के कोने में चुपचाप बैठे थे, थके हुए, उदास और अपने मालिक रघुनाथ की याद में खोए हुए। लेकिन तभी मोती ने गर्दन हिलाई। उसे कुछ महसूस हुआ। रस्सी खुली थी। उसने धीरे से हीरा की ओर देखा। हीरा भी चौंक गया। उसकी भी रस्सी खुली थी। शायद साहूकार के नौकरों से गलती हो गई थी, या शायद भगवान ने यह मौका दिया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, कुछ नहीं कहा, बस एक चुप सहमति थी, जैसे कह रहे हो, चलो यही मौका है, भाग चले इस नर्क से। और फिर वो दोनों बहुत धीरे धीरे नरमी से गौशाला से बाहर निकल आए। हवेली की ऊंची दीवारें पीछे छूट रही थी और सामने था सन्नाटा, अंधेरा और आजादी का रास्ता। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उनका दिल सिर्फ रघुनाथ की ओर खिंच रहा था। अंधेरी रात थी। हीरा और मोती गांव से दूर एक कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज। आसमान पर चांद बादलों में छिपा था और जमीन पर सिर्फ काली परछाइयां थीं। दोनों बैल चुपचाप चल रहे थे, थके हुए मगर उम्मीद से भरे हुए। तभी अचानक मोती का पैर फिसला। जमीन कमजोर थी और वहां एक गहरा गड्ढा था। धप, मोती नीचे गिर गया। मिट्टी उड़ी और चारों ओर एक डरावनी खामोशी छा गई। हीरा रुक गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा। बेचारा हीरा बार बार ऊपर आने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसका पैर फिसल जाता और वो फिर नीचे गिर जाता। उसकी आंखों में डर था, थकावट थी और अब एक मायूसी भी। वो ऊपर देखता है जहां मोती खड़ा था। उसकी आंखों में जैसे सवाल था, मुझे यहां से निकालो, मैं अब नहीं निकल पा रहा। मोती चुप था। कुछ पल वो सोचता रहा, कैसे निकालूं इसे बाहर, क्या करूं? और फिर अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने धीरे से हीरा की रस्सी को अपने मुंह में पकड़ा और पूरे जोर से उसे खींचने लगा। नीचे से हीरा भी अब पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। मिट्टी खिसकी, दम फूलने लगा, मगर दोनों ने हार नहीं मानी। और फिर एक झटका आया और हीरा बाहर आ गया। धूल धक्कर में लथपथ, थके हुए, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनमोल मुस्कान थी। हीरा ने मोती की ओर देखा, जैसे बिना बोले कहा हो, धन्यवाद दोस्त, तूने तो आज मेरी जान बचा ली। फिर दोनों एक बार फिर साथ साथ चल पड़े, उसी रास्ते पर, अपने मालिक रघुनाथ की ओर, अपने घर की ओर। कई घंटे बीत चुके थे। रात अब जा चुकी थी। धीरे धीरे पूरब की तरफ सूरज की हल्की किरणें दिखाई देने लगीं। हीरा और मोती पूरी रात चलते रहे थे। थक गए थे, मगर उनके पैरों में हौसला था, क्योंकि अब गांव पास था। और फिर गांव की पगडंडी दिखाई दी। दूर से खेत, आम के पेड़ और वही पुराना कुआं, और फिर रघुनाथ का घर। मिट्टी की दीवारें, छोटा सा दरवाजा और वही छत जहां से कभी वो उन्हें पुकारता था। हीरा और मोती सीधे दरवाजे के पास आकर रुक गए। उन्होंने अपना सर उठाया और जोर जोर से रंभाने लगे, जैसे कह रहे हों, मालिक हम आ गए। दरवाजा अभी बंद था, लेकिन अंदर से कुछ आहट आई। रघुनाथ की आवाज, कौन है बाहर इतनी सुबह? फिर दरवाजा खुला और रघुनाथ बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही हीरा और मोती पर पड़ी, वो हक्का बक्का रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़ कर दोनों के पास गया
और उन्हें गले से लगा लिया। तुम सच में वापस आ गए। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। प्रेम, अपनापन और वो रिश्ता जो शब्दों से कहीं ऊपर था।